उसको क्या करना है, यहाँ पे व्यू मॉडल लेना है। वो व्यू मॉडल किसके लिए रहेगा, मेरे पेज इन्फो के लिए रहेगा। तो व्यू मॉडल यहाँ पर डोमेन के अंदर, हाँ देखो नॉर्मली डोमेन मॉडल्स के अंदर हम लोग डेटाबेस के मॉडल्स ही लेते हैं, तो हम लोग अपना व्यू मॉडल यहाँ पे ले लेते हैं मॉडल्स फोल्डर के अंदर। तो ये जो मॉडल्स रहेगा ये सब व्यू मॉडल रहेगा, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जहाँ जैसा तुमको रखना है वैसा रखो। ऐड किया, क्लास, मॉडल का नाम क्या लिया है, पेजिंग इन्फो। कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दिया मैं। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी देखो टोटल पेजेस, मैं इससे पहले बोला था कि ऑटो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कब यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग को खुद का कोड कस्टम कोड डालना रहेगा, तब ऑटो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं अभी यहाँ पे ऑटो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं किया हूँ। क्या किया मैंने, गेट लिखा, गेट लिख के सीधा रिटर्न मार दिया। देखो इसमें सेट का पार्ट नहीं है, और गेट का पार्ट भी कैसा है, जो बेस्ड ऑन ये वैल्यू जो सेट होगी ना उसके बेस पे ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो टोटल आइटम्स जो रहेंगे वो उनको उसको डेसिमल में कास्ट किया। तो अभी टोटल आइटम फॉर एग्जांपल है मेरे पास 92, तो हो जाएगा 92.0। ये किस में कास्ट हो जाएगा, 92.0, 92.0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो भी पेज साइज है वो। तो जो भी पेज बनेगा वो सील में कन्वर्ट होगा और रिटर्न हो जाएगा। तो टोटल पेजेस में मेरे को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये समझा, सिंपल एकदम, कुछ उसमें वो नहीं है कि ये कैसे है वो कैसे है। ठीक है, अब मेरा काम आएगा HTML। तो एडिंग HTML हेल्पर मेथड। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमेशा मैं एक एग्जांपल बताया था कि मेरे को जब जब टेबल बनाना रहेगा तो मैं HTML.table लिखूंगा तो पूरा टेबल बन के आ जाना चाहिए। तो वो कंसेप्ट का नाम क्या था, ऐसा कुछ किए थे हम लोग, तुमको याद है कि नहीं पता नहीं। जैसे HTML.text box लिखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बन के आता है, लेकिन HTML.table करके कोई है नहीं, तो मैंने HTML.table करके एक फंक्शन ऐड किया था जिससे टेबल बन के आता था, एक्सटेंशन मैथड। ठीक है, तो एक्सटेंशन मैथड मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन मैथड हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन मैथड का फंडा क्या है। एक्सटेंशन मैथड में बोला था इंटरव्यू में हमेशा पूछता है एक्सटेंशन मैथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से रिलेटेड। एक्सटेंशन मैथड एक्चुअल में क्या है, तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन मैथड। तो देखो एक्सटेंशन मैथड का कोई टॉपिक तुम लोग को पीछे गया भी है कि नहीं, क्या एक्सटेंशन मैथड पढ़ के ही बोल दे यार। वो तो रहेगा, वो तो एक्सटेंशन मेथड के लिए मैंने वो बताया था रूल कि क्लास स्टैटिक होगा, फंक्शन स्टैटिक होगा, और उसका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो दिस के साथ में जो क्लास का एक्सटेंशन मेथड है वो होगा। एक्सटेंशन मेथड क्या है, ये तो एक्सटेंशन मेथड की प्रॉपर्टीज हो गई ना। व्हाट इज एक्सटेंशन मेथड, मिला। चलो ठीक है, देखो इधर
तो मेरे को क्या करना रहेगा, अब एक्सटेंशन मेथड बना, तो एक्सटेंशन मेथड बनाने के लिए मैं एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। वो क्लास के अंदर जो भी क्लास का नेम मैं लिया, तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पेजिनेशन बनाना है, तो पेजिंग हेल्पर्स करके मैंने एक क्लास ले लिया। पेजिंग हेल्पर क्लास है, तो वो क्लास कैसी होना चाहिए एक्सटेंशन मेथड के लिए, वो स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन मेथड के लिए कंपल्शन क्या है कि क्लास तुम स्टैटिक लोगे, स्टैटिक क्लास के अंदर तुम क्या करोगे, स्टैटिक फंक्शन क्रिएट करोगे। स्टैटिक फंक्शन के अंदर जो भी एक्सटेंशन मेथड का फंडा तो बताया, एक्सटेंशन मेथड कैसा है कि जैसे मैं कोई क्लास बनाया, उसके अंदर 3 मेथड है, F1 F2 F3 3 फंक्शन है, ठीक है। तुम अब सीमाप को ना 4th फंक्शन ऐड करना है, लेकिन मैं उसको कंपाइल करके दिया हूँ कोड, DLL के फॉर्म में कोड है, लेकिन वो चाहता है कि जब भी ये क्लास का कोड एक्सेस हो तो एक फंक्शन ऐड करके सीमाप यूज करेगा। अरशद को दिया, अरशद बोलेगा मैं अपना एक फंक्शन ऐड करूंगा, तो बिना कोड ओपन किए बिना कुछ किए मैं वो क्लास में फंक्शन कैसे ऐड करूंगा, तो उसको बोलते हैं क्लास एक्सटेंशन, मतलब मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, तो क्लास एक्सटेंशन। तो क्लास एक्सटेंशन कैसे होता है, क्लास एक्सटेंशन होता है एक प्रॉपर टेक्निक से सी शार्प के अंदर। वो टेक्निक क्या है, तुम क्या करो, उसकी क्लास वैसे छोड़ दो, अपनी एक क्लास बनाओ, ठीक है, हाँ, और वो क्लास तुम्हारी स्टैटिक रखो जो तुम नहीं बना रहे हो, उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन लो, जो फंक्शन तुमको उसमें ऐड करना है ना वो फंक्शन यहाँ पे लो। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ये फंक्शन जो है वो वही क्लास के अंदर ऐड हो रहा है जो उसकी क्लास थी। हाँ, वो रूल क्या है, रूल ये है कि जो फंक्शन तुम ले रहे हो ना उसका पहला पैरामीटर दिस के साथ में क्या करो, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करो, ठीक है। समझ लो मेरी क्लास का नेम है F, सीमांत जो क्लास बना रहा है उसका नाम है S, तो ये स्टैटिक S क्लास होगी। इसके अंदर एक फंक्शन होगा F4 के अंदर पहला पैरामीटर दिस के साथ क्या रहेगा, F का ऑब्जेक्ट स्मॉल f। समझ में आया क्या बोला मैं, तो ऐसा कुछ तो करना रहेगा। तो अब मेरे को एक्सटेंशन मेथड ऐड तो करना है, तो मेरे को एक्सटेंशन मेथड एक्चुअली किस में ऐड करना है, ये भी सवाल है ना। एक्सटेंशन मेथड ऐड करना है तो कौन सी क्लास में, अभी अगर सीमा को एक्सटेंशन मेथड ऐड करना है, हर 5 साल बना के दे तो मैं उसमें ऐड करूंगा, तो मैं किस में ऐड करूंगा, मेरे को करना क्या है, मैं चाहता हूं कि ऐसा जब मैं कुछ लिखूं HTML के अंदर जाके, HTML में जब भी मैं ऐसा कुछ लिखूं @HTML डॉट, HTML डॉट लिखूं तो अभी कितने सारे फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, एक्शन आ रहा है, एक्शन लिंक आ रहा है, बिगिन फॉर्म आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स रोल आ रहा है, तो यहाँ पर एक आ जाना चाहिए पेज लिंक्स। तो मैं पेज लिंक्स लिखूं तो कोई पेज लिंक्स बनी ऐसा होता है ना, मैं HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाता है, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिखता हूँ ड्रॉप डाउन बना आ जाता है। मेरे को सोचना नहीं पड़ता सेलेक्ट टैग लिखना है ड्रॉप डाउन के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, मैं पासवर्ड लिखता हूँ तो पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाती है, टेक्स्ट फील्ड वो उसमें ऑटोमेटिक रहता है, इनपुट टाइप जो पासवर्ड क्रिएट करता है। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ HTML के बारे में, मेरे को फंक्शन दिखना चाहिए यहाँ पे, वो फंक्शन का नाम होना चाहिए पेज लिंक्स या पेजर या पेजिनेशन या ऐसा कुछ, तो वो मैं कॉल करूँ तो वो फंक्शन ऐड किस में करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट में ऐड होगा तभी तो लिस्ट में आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट में अगर मेरे को फंक्शन ऐड करना तो ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है वो मालूम होना चाहिए, तो कौन सी क्लास का HTML में क्वेश्चन नहीं बोला था लास्ट टाइम के HTML के ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करते हैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है HTML, HTML कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, HTML हेल्पर क्लास, HTML हेल्पर क्लास। मैं एक क्वेश्चन कितने बार बताता हूँ तुम लोगों को याद ही नहीं रहता, HTML हेल्पर क्लास, ये लास्ट लेक्चर में ही बोला हूँ मैं, HTML हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। तो HTML हेल्पर के अंदर मेरे को एक न्यू फंक्शन ऐड करना है, HTML हेल्पर के अंदर मेरे को एक न्यू फंक्शन ऐड करना है, बात समझी मैं क्या बोला। तो पहले हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालेंगे, सिर्फ सादा सिनेरियो बता दो कि HTML हेल्पर में कैसे ऐड करूंगा मैं। तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हेल्पर करके एक वो ले लेता हूँ मैं, फोल्डर ले लेता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं ऐड किया, ऐड फोल्डर हेल्पर, हेल्पर्स करके मैं एक फोल्डर ऐड कर दिया। वो फोल्डर के अंदर मेरे को क्या लेना रहेगा, एक क्लास लेना रहेगा, तो मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास का नेम कुछ भी दो तुम लोगों को जो देना है, तो मैं फिलहाल तो बुक कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, तो बुक वाले ने जो नेम दिया है वही नेम दे देता हूँ मैं।
पेजिंग हेल्पर्स, ठीक है। अब ये क्लास कैसी होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, इसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होना चाहिए। तो पब्लिक, मैं अभी फिलहाल कुछ भी रिटर्न कर दे रहा हूँ, स्ट्रिंग ऐसी लिख दिया, ये अभी चेंज होने वाला है, मेरे को सिर्फ बताना है कि फंक्शन वहाँ पे आएगा, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग मैंने डाल दिया टेस्ट एक्सटेंशन, तो टेस्ट एक्सटेंशन किस में ऐड करना है, HTML की लिस्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका डालना पड़ेगा, HTML हेल्पर का। तो मैं लिखा दिस HTML हेल्पर, नहीं आया, कंट्रोल डॉट, ठीक है। तो नेम स्पेस इंपोर्ट हो गया, ऊपर किधर गया, हाँ हुआ ना, सिस्टम डॉट वेब पेजेस डॉट HTML फंक्शन को, हाँ फंक्शन स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक स्ट्रिंग दिस हेल्पर, हेल्पर का ऑब्जेक्ट, रिटर्न में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा एक तो रहेगा। तो जहां पर भी मैं लिखूंगा ना HTML.text एक्सटेंशन, तो वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाना चाहिए, यही होना इसका मतलब। कंपाइल करते हैं, तो क्रिएट ए पेज, तो एक पेज क्रिएट करते हैं हम लोग नॉर्मल टेस्ट के लिए, एप्लीकेशन के अंदर ही कर देता हूँ मैं। क्या करना पड़ेगा, एक न्यू कंट्रोलर ले लिया, टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट का इंडेक्स एक्शन मेथड एग्जीक्यूट करूंगा मैं। तो लेट्स से टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट में इंडेक्स एक्शन मेथड, जो इंडेक्स एक्शन मेथड इधर पे ऐड होगा उसके लिए मेरे को एक व्यू क्रिएट करना है, व्यू में ही जाके मैं चेक करूंगा ना उसको। तो मैं व्यू में उसको क्रिएट करना है, ऐड व्यू कर दिया, तो इंडेक्स व्यू ऐड हो गया। यहाँ पे अगर मैं आया और ऐसा लिखता हूँ HTML.test, तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आएगा, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने हेल्पर बनाया है, तो यहाँ पे आके लिखो @using जो तुम्हारा जो पैकेज नेम है वो। तो मैं क्या बनाया हूँ, हेल्पर्स, एप्लीकेशन का नेम क्या है अपने एप्लीकेशन का नेम क्या है, तो यहाँ पे हेल्पर, हेल्पर की तरह हेल्पर क्या है, ये स्पोर्ट्स स्टोर एप्लीकेशन का नेम, स्पोर्ट्स स्टोर हेल्पर्स, ये नेम स्पेस में इंपोर्ट कर दिया। अब आगे मैं लिख के देखता हूँ @.html डॉट, आया क्या, कुछ नहीं आया। क्रिएट पब्लिक, पब्लिक नहीं है क्या क्लास, पब्लिक 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 तो है, टेस्ट एक्सटेंशन दिस डॉट HTML, ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर दिया मैं इधर पे, @using helper डॉट टेस्ट टेस्ट एक्सटेंशन, कुछ गड़बड़, वो रिटर्न टाइप का इशू है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं चलेगी, मेरे को प्रॉपर लेना ही पड़ेगा, MVC HTML कंट्रोल
शिफ्ट वी, न्यू MVC HTML स्ट्रिंग वैल्यू। हाँ, प्रॉब्लम क्या है देखो, HTML हेल्पर क्लास जो है ना, दो नेम स्पेस के अंदर है। एक नेम स्पेस मेरा कौन सा है, system.web.pages.html, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, और एक है system.web.mvc नेम स्पेस। ठीक है, तो मैं वापस से रिवर्ट करता हूँ जो जो था। गलत नेम स्पेस इंपोर्ट कर दिया था। कंट्रोल शिफ्ट वी, HTML डॉट टेस्ट एक्सटेंशन आया। समझ में आएगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक्सटेंशन मेथड है कि नहीं है? ये साइन देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये सब एक्सटेंशन मेथड ही है, जितने जो ये ऐसा साइन बना हुआ है। सादे फंक्शन एरो दिख रहा है क्या? एरो वो डाउन एरो जो है वो एक्सटेंशन मेथड की साइन है। अभी मैं यहाँ पे ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेज जब रन होगा तो H1 में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए, बराबर ना? देखते हैं रन करके। तो क्या करना पड़ेगा ये पेज को रन करने के लिए? पेज को रन करने के लिए मेरे को टेस्ट URL विजिट करना पड़ेगा। आ गया, लेकिन देखो ये कैसा फॉर्म में आया है, H1 एज इट इज लिखा हुआ आ गया। इसके लिए MVC HTML स्ट्रिंग, वो उसको क्या कंसिडर कर रहा है, जो भी डेटा आ रहा है उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो मेरे को चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ उसको। कैसे चेंज करूँगा? यहाँ पे आया मैं, इधर ये, ठीक है, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, ये MVC HTML स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। MVC HTML स्ट्रिंग, अब ये सादी स्ट्रिंग हो गई, तो इसको भी MVC HTML स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखा न्यू MVC HTML स्ट्रिंग। अब इसके कंस्ट्रक्टर में मैं बोलता है कि स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू बता दो जो तुमको भेजना है। वो तो मेरे पास है ना, स्ट्रिंग फॉर्म में पड़ी हुई वैल्यू, वो बता दिया, बराबर। तो अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कंट्रोल शिफ्ट V किया मैं, इसको F5, समझ में? अब जहाँ भी मेरे को हेलो वर्ल्ड लग रहा है तो वहाँ पे मैं खाली क्या लिखूंगा, HTML.टेस्ट एक्सटेंशन लिखते चले जाऊंगा। लेकिन मेरे को ऐसा तो लगेगा नहीं, मैं मोर कॉम्प्लिकेटेड कोड वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। बात मेरी समझ में आई? मेरे को बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन लग रहा है, मेरे को बूटस्ट्रैप का पैनल लग रहा है, तो मैं लिखूँ @HTML.पैनल लिखूँ तो पैनल बन के आ जाना चाहिए पूरा। मेरे को वो पैनल, बॉडी पैनल, हेडिंग पैनल, फूटर, अदर ये वो सब फालतू चीज़ मेरे को करना ही नहीं है। बात मेरी समझ में क्या बोला मैं? तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है तुम यहाँ पे डाल दोगे उठा के, इधर इधर इसके अंदर जितना मन भर के टैग बिल्डर से स्ट्रिंग बनाना है बना लो। तो अभी मेरे को वो सब तो बनाना नहीं है, मेरे को लिंक बनाना है, बराबर ना? तो ये फंक्शन का नेम भी कुछ अलग होगा, ऐसा टेक्स्ट एक्सटेंशन तो चलेगा नहीं। तो मैं एक न्यू फंक्शन ही ले लेता हूँ, इसके अंदर भी ले सकते हो दूसरा फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक। अगेन ये भी MVC HTML स्ट्रिंग रहेगा, HTML भेजना है मेरे को बटन बनाने के लिए, MVC HTML स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटेंशन मेथड का नेम। तो एक्सटेंशन मेथड का नेम क्या लिया है, पेज लिंक्स। पेज लिंक्स, अब पेज लिंक्स के लिए कुछ पैरामीटर रिक्वायर रहेगा, कुछ बताना पड़ेगा ना। तो पेज लिंक के लिए जो पैरामीटर उसने बनाया है वो देखो, पहला तो यही रहेगा, दिस रहेगा, HTML हेल्पर जो भी है वो। अगला पैरामीटर देखो, पहला पैरामीटर शो नहीं करता। देखो जब मैं टेक्स्ट एक्सटेंशन में एक भी पैरामीटर नहीं लिया था तो ब्रैकेट में कुछ, टेक्स्ट एक्सटेंशन में एक पैरामीटर लिया था तो ब्रैकेट में कुछ नहीं पास किया। ये देखो टेक्स्ट एक्सटेंशन में कितना पैरामीटर है अभी,
एक पैरामीटर है ना ये, लेकिन जब मैं इधर पे कॉल किया तो यहाँ पे कुछ पास किया गया, यहाँ पे मैं ऐसा ब्रैकेट लगाता हूँ, देखो पैरामीटर शो कर रहा है क्या? नहीं। लेट्स ट्राई दिस, देखो अभी इसको मैं यहाँ पे आके लिखा स्ट्रिंग ए, कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट लगाया तो अब बोल रहा है वहां 2 रहता है तो वो दिस वाला पैरामीटर हटा के बोलता है। बात समझी क्या? तो दिस वाला पैरामीटर मेरे को, अब यहां पे मैं जब पैरामीटर लूंगा तो पहला पैरामीटर तो वही होगा, दिस HTML हेल्पर HTML कॉमा, अगला पैरामीटर क्या बोल रहा है वो? अगला पैरामीटर बता दो कि पेज इन्फो का ऑब्जेक्ट जो व्यू मॉडल में लिया हो ना, देखो कोडिंग गाइडलाइन जो तुम लोग को पढ़ने के लिए बोला था ना, एक कोडिंग गाइडलाइन है माइक्रोसॉफ्ट की, .NET कोडिंग गाइडलाइन। तो वो कोडिंग गाइडलाइन तुम लोग देखोगे ना, तो कोडिंग गाइडलाइन में हमेशा लोग बोलते हैं कि एक फंक्शन में 3 या 4 से ज्यादा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मेरे को कोई कस्टमर क्रिएट करना है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये वो सब है, इतना सारा, वो उसमें जाके कस्टमर क्रिएट होने वाला है, तो फिर मैं पैरामीटर कम कैसे करूँगा? सवाल समझा? एक कस्टमर क्रिएट फंक्शन बनाया, कस्टमर का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब 5 ये हो गया, ठीक है। अब वो बोला कि 4 पैरामीटर, 3 से 4 ही पैरामीटर होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो अब तुम कैसे करोगे? फंक्शन बनाए क्या? मुझे फंक्शन तो बना ही रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नहीं समझा क्या? क्या रिकॉर्ड का मसला नहीं है, पैरामीटर का मसला है। एक फंक्शन में बनाया क्रिएट कस्टमर फंक्शन मेथड, ठीक है। वो मेथड के अंदर, वो मेथड जो मैं बना रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें मैं सब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डालूँ, तो अंदर मैं कुछ तो क्वेरी वरी बना के कस्टमर क्रिएट कर दूंगा, या कुछ भी कोड लिख के कस्टमर क्रिएट करने, इन्फॉर्मेशन जाएगी तो कस्टमर क्रिएट होगा ना। अब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट और बहुत सारी, यानी 10 वैल्यू है टोटल। तो 10 पैरामीटर मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंटीजर जैसा भी, वो सब जाएगा तो अंदर क्रिएट होगा ना। अब ये लोग बोलते हैं कि 4 पैरामीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फंक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूँ? अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन? आंसर नहीं समझा? अभी ये फंक्शन पे देखो ना, पेज लिंक्स करके फंक्शन है बराबर। पेज लिंक फंक्शन में क्या क्या जाने वाला है, अगर ऐसा इधर मत देखो, क्या क्या जाने वाला है वहाँ पे? टोटल पेज कितना है वो जाना चाहिए, है ना, कितने आइटम पर पेज है वो जाना चाहिए, इतने सारी चीज जाना चाहिए, लेकिन इतना तो उसने पास नहीं किया। क्या बोले? रिकॉर्ड एक और हेल्पर का बनाया उसने, क्या किया उसने देखो ना, सामने तो लिखा है ना अभी। हाँ, उसने पेजिंग इन्फो पास किया, पेजिंग इन्फो के अंदर सब इन्फो है, तो मैं एनकैप्सुलेशन का फंडा यूज करूंगा। मेरे पास 150 वैल्यू है, मॉडल बना दो, अब तो एक ही पैरामीटर रहेगा, वो उसके अंदर 150 वैल्यू जाने वाली है, नहीं समझा? वही से तो हम लोग व्यू मॉडल बनाए, तो मोर देन 1 पैरामीटर नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये एक पेज से रिलेटेड थी, तो पूरा इसके अंदर आ गया। अब इसमें तुमको वो बोलता है, कल को बोलेगा कि 4-5 प्रॉपर्टी और लगेगी, तो इधर चेंज होगा क्या? नहीं, चेंज कहाँ होगा? मॉडल। खत्म हो गई ना बात। मतलब मेरा कंपोनेंट हिल रहा है क्या? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 4 वैल्यू पास करता हूँ, बोलता 5वीं वैल्यू और लगेगी, तो जहां जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे सब जगह जाके एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। नहीं समझो? कल हम लोग कॉन्टेक्स्ट का काम किए थे, कॉन्टेक्स्ट में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो एक कॉन्टेक्स्ट को इधर से उधर हम लोग पास करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को पास करते हैं, उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, सबको अलग अलग तो नहीं, मैं एंटिटीज अलग नहीं पास करता हूँ, ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट अलग नहीं पास करता हूँ, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अलग नहीं पास करता हूँ, सब अलग अलग नहीं पास करता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट उठा के भेज देता हूँ, पूरा पास हो जाता था।
एनकैप्सुलेशन का फंड है, तो वो उसने भी एनकैप्सुलेशन ही किया है यहाँ पर। ये पेजिंग इन्फो जो है ये एनकैप्सुलेशन वाला ही फंड है ना, इसके अंदर 4-5 वैल्यू का सिंगल बंच बना दिया, उसको एक नेम दे दिया, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, यही है ना, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। डेटा क्या है, मेरा डेटा मेरे पास जो व्यू मॉडल में है वो है, उसको रैप कर दिया, सिंगल यूनिट का नाम बना दिया पेजिंग इन्फो, तो उसका ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो पेजिंग इन्फो से सब मिल गया उसको। आगे क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन। फंक्शन पास करना है मेरे को फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मेरे को, लेकिन अभी जैसे मैं देखो ना अगर मैं मेरे को कोई फंक्शन पास करना है कहीं पे, तो मैं वो फंक्शन का नेम लिखूंगा तो स्पेसिफिक वही फंक्शन मेरे को कॉल करना पड़ेगा। इससे नहीं बताता इसको, ऐसे जैसे एक फंक्शन एक डिस्प्ले फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वैल्यू जो है कोई फंक्शन से है, तो अगर जैसे मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे इन एक्स लिख दूंगा तो ये खत्म हो गई बात, कोई बात ही नहीं। तो अब एक्स की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू आएगी, एक्स की जगह पे मतलब 10, 20, 30, 40 कुछ तो आएगा एट वन टाइम, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यू ना पास हो, यहाँ पे कोई फंक्शन पास होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन में ऐसा लिखा गेट डाटा, ठीक है, तो गेट डाटा मैं बोला कि इसमें एक इंटीजर होना चाहिए और एक दूसरा भी इंटीजर ही होना चाहिए। अब इसके लिए क्या कंपलसरी हो गया कि गेट डाटा इसको बनाना पड़ेगा, अगर इसको कॉल करना है तो गेट डाटा बनाओ, उसमें 2 इंटीजर लो, गेट डाटा की डेफिनेशन लिखो, गेट डाटा कैलकुलेट होगा तो वो वैल्यू देगा, वो वैल्यू के फंक्शन में आएगा, ऐसे ही होगा ना इसका मतलब। अब मैं चाहता हूँ गेट डाटा स्पेसिफिक ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक C# एक एडवांस कंसेप्ट देता है C#4 के अंदर, ये यहाँ पे ऐसा लिख दो फंक, बस, तो कोई भी फंक्शन ले लेगा, फिर उसको ऐसा एक साइन लगाओ और यहाँ पे बताओ इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पैरामीटर जो रहता है वो रिटर्न टाइप रहता है, उसके बाद वाले जितने होते हैं वो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद जितने भी है वो सब क्या है, पैरामीटर से। मैं एक बार बताऊँ यार, मैं पूरी एग्जांपल लिखना पड़ेगा, समझ ली, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, डिस्प्ले। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक वैल्यू तो ऐसी आ गई, दूसरी वैल्यू एक फंक्शन से आना चाहिए, तो मैं बोला कि ऐसा लिख देता हूँ गेट डाटा, ठीक है, ये इनवैलिड सिंटेक्स है, मैं सिर्फ समझाने के लिए गेट डाटा, गेट डाटा में कुछ तो ऐसा आना चाहिए। तुम ऐसा सोच रहे हो कि डिस्प्ले जब भी कॉल होगा ना तो बंदा एक बार 10 लिखे, दूसरी बार गेट डाटा लिखे विथ 10, 20, तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये मेरा सिनेरियो। तुम सोचो कि बंदा ऐसा लिखना चाहिए तो उसके लिए तुमने ऐसा कुछ लिखा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं जब कोई फंक्शन बनाता हूँ तो मेरे माइंड में क्या रहता है सबसे पहले कि अगर ऐसा कोई फंक्शन ऐसा लिखा कि हाँ ये ऐसा फंक्शन होगा डिस्प्ले और यहाँ पे int x, तुम्हारे माइंड में आएगा कि हाँ डिस्प्ले लिख के 10, 20, 30 वो लिख देगा उसके अंदर, मेरे माइंड में ये आएगा ना इसका मतलब। या पहले मैं कॉलिंग सोचता हूँ, उस बेस्ड ऑन कॉलिंग में उसको डिक्लेयर करता हूँ, मतलब मैं कोड करते करते आया मतलब अरे यार ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, एक काम करता हूँ स्क्वायर रूट करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें जो नंबर डालूंगा वो स्क्वायर रूट कर कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये जो मैं अपने में बात करता हूँ ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में कॉलिंग इन्वायरमेंट से मैं सोचता हूँ कि ऐसा यहाँ पे होगा तो उसके बेस पे वैसा मैं वहाँ पे कर देता हूँ। तो तुमने सोचा कि ऐसा यहाँ पे होना चाहिए कि 10 और 10, 20 ऐसे फॉर्म में इधर पे आएगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, तो तुमने सोचा कि मैं इसके लिए काम करता हूँ इंडेक्स लेके गेट डाटा दे देता हूँ, लेकिन ये इनवैलिड सिंटेक्स है, ये चलेगा नहीं ऐसा। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि कॉलिंग इन्वायरमेंट में बंदा पैरामीटर की जगह पे फंक्शन लिखे, पैरामीटर की जगह पे बंदा पैरामीटर लिखते हैं ना, तुम चाहते हो कि पैरामीटर की जगह पे बंदा फंक्शन लिखे, तो क्या करोगे, ये करोगे बिटा फंक जो है वो डाल के ब्रैकेट डाल के लिखोगे,
तो तुम ऐसा नहीं लिखोगे। ये लिखने के लिए तुमको पता है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, ये फंक्शन तुम सोच रहे हो कि ये फंक्शन इंटीजर भी रिटर्न करेगा, तो तुम इसको मिटा दोगे। कितना पैरामीटर है इसमें? 2। रिटर्न क्या है? 1। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे फंक पहला रिटर्न, फिर दूसरा, तो ये 2 इसको मैप करेगा और ये इसको मैप करेगा। नहीं समझा? तो कॉलेज एनवायरनमेंट में ऐसा लिखूंगा। इसको बोलते हैं डिलीगेट, एकदम प्योर डिलीगेट, फंक्शन टू पॉइंटर। ये किसको पॉइंट कर रहा है? फंक्शन को। ये किसको पॉइंट कर रहा है? इंटीजर को। ये किसको पॉइंट कर रहा है? फंक्शन को। ये डिलीगेट है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली डिलीगेट ये है। डिलीगेट बहुत तरीके से यूज होता है। जो हम लोग ये लिखते हैं ना, एक्स सच दैट, हाँ एच सच ये भी डिलीगेट है। समझे? ये सी शार्प के सब एडवांस कंसेप्ट है, और तुम इंटरव्यू में देखोगे ना, ये सब उन लोग अच्छे 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग से ये सब पूछते हैं, और उन लोग भी नहीं दे पाते आंसर। पता ही नहीं होता किसी को, ये सब कोई सिनेरियो यूज ही नहीं करता है। ये समझे ना? मिटा दी। तो इसने क्या किया? दिमाग लगाया। फंक्शन int, ये रिटर्न स्ट्रिंग जाएगी, इंटीजर आएगा। नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। इंटीजर जाएगी, स्ट्रिंग आएगा। नेट चालू है क्या? नहीं चालू। एक मिनट में नीचे देखता हूँ, समझ में आएगा। पेज यूआरएल का यूज हुआ है क्या इसमें? दिख ही नहीं रहा मेरे को इधर से। हाँ हाँ, सही है। लास्ट वाला जो रहता है वो रिटर्न टाइप रहता है। मैंने फर्स्ट वाला रिटर्न टाइप बोला ना, मैं फर्स्ट वाला रिटर्न टाइप बोला ना, लास्ट वाला रिटर्न टाइप रहता है। उसको लिख लो अभी, मैं बात क्या बोले। फर्स्ट वाला रिटर्न टाइप नहीं रहता, लास्ट वाला रिटर्न टाइप रहता है। वो एग्जांपल सही है क्योंकि उसमें सब हिंट था, खाली वो जो एरो बनाए थे ना, वो एरो स्विच हो जाएगा। पहला वाला पहले पैरामीटर को, दूसरा वाला दूसरा पैरामीटर को, लास्ट वाला रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या होगा? एक फंक्शन बनेगा जिसमें इंटीजर पैरामीटर जाएगा और स्ट्रिंग आएगी, तो फंक्शन का नाम क्या होगा? यहाँ पे के लिए मैं वो फंक्शन का नाम क्या यूज करूंगा? पेज यूआरएल। लेकिन पास करने के टाइम में कुछ भी पास करूंगा। जब फंक्शन कॉल करूंगा ना इसको, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी करूँ, तो उस टाइम पे मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। जहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा तो उस टाइम पे मैं लिख के बताऊंगा लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो मैं उस टाइम पे क्या पास करूंगा? यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन पास कर सकता हूँ मैं। तो ये ऐसा कुछ तो मुझको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके ये मेरा HTML है। तो दूसरे में बोला कि मेरे को वो मॉडल चाहिए, तो व्यू मॉडल्स डॉट पेज इन्फो, ठीक है, पेज इन्फो कॉमा, उसके बाद क्या करना है मेरे को? फंक्शन जो क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने लिखा एफ फंक ऑफ दिस। देखो, जब मैं कुछ नहीं बताता हूँ वो आउट रिजल्ट बोल देता है डायरेक्ट। आउटपुट पैरामीटर ऐसे रिजल्ट बोलता है, मतलब जो रिटर्न आ रही है वैल्यू वो। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करो। क्या बोल रहे हैं? टी इनपुट एंड देन आउटपुट, मतलब पहला पैरामीटर इनपुट, लास्ट पैरामीटर आउटपुट, मतलब रिटर्न टाइप। नेक्स्ट T1 T2 दो पैरामीटर इनपुट, एक लास्ट पैरामीटर रिजल्ट। T1 T2 T3 सेम है। क्या आप देखते जाओ, गौर से देखो, जल्दी जल्दी करो, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखो लिमिट कहाँ तक है वो देखो। तो क्वेश्चन ये करते हैं कि जब मैं फंक्शन टू पॉइंटर या फंक
कॉल करता हूँ तो कितने इनपुट पैरामीटर मैं पास कर सकता हूँ? 16। टोटल फॉर्म्स कितने हैं? 17। एक 0 पैरामीटर वाला है तो लास्ट जो है 16 पैरामीटर और विद आर्गुमेंट। समझा ये? फिर भी वो लोग बोलते हैं कि 4 या 5 से ज्यादा पास मत करो। खत्म हो गई ना? तुमको लग रहा है कि मेरे पास 150 पैरामीटर पास करना है, एक मॉडल बना लो 150 का, एक ही पास कर दो, एक ही में हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये भी तो इनसफिशिएंट पढ़ सकता है ना 16 भी। तो मैं बोलता हूँ कभी नहीं पढ़ेगा अगर दिमाग है तुम्हारे पास थोड़ा सा भी, कभी नहीं पढ़ेगा। मतलब तुम 17 मॉडल पास कर सकते हो इसके अंदर, और हर मॉडल के अंदर तुम 100 150 प्रॉपर्टी रख सकते हो, और उससे भी ज़्यादा रख सकते हो। कोई लिमिट थोड़ी है कि मैं 150 बोल रहा हूँ तो 150, 1000 रखो। समझ में आएगा क्या? मुस्लिम लोग ज़्यादा मेरे से पटाखा फोड़ने में। कुछ नहीं, अपन जाए तो उस दिन कहते अनाज जला रहा था वो लड़का रात में नीचे फुल दिवाली भी मना रहा था। मस्जिद के गेट पे दिवाली मना रहा था, एकदम गेट पे, एकदम एग्जैक्टली गेट पे था कि नहीं? वो गेट अगर इतना बड़ा तो एकदम बीच ही में था वो। अरे मस्जिद का गेट बना ही वाला था भाई, मुसलमान का औलाद जाना होना। तो मेरे को क्या करना रहेगा? इनपुट पैरामीटर देना है। तो इनपुट क्या जाने वाला है? इंटीजर। देखो मैं ये फंक्शन क्यों ले रहा हूँ? मेरे को पेज यूआरएल बनाना है। पेज यूआरएल कैसे बनाऊंगा मैं? अभी मैं जाके पेज 1 पेज 2 लिखता हूँ ना वहाँ पे, तो मैं इसमें क्या करूँगा? 1 पास करूँगा तो 1 से लेके पूरा यूआरएल बना के दे देगा वो। मतलब मैं खाली 1 पास करूँगा तो वो बना के क्या देगा? बना के देगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश लिस्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स 1। तो मैं इसको 1 पास किया तो ये यूआरएल बना, 2 पास किया तो 2 बनेगा इधर, 3 पास किया 3 बनेगा। बात समझिए? नहीं समझे? तो मैं इंटीजर पास करूंगा तो ये पास करो इंटीजर, निकल क्या रहा है? स्ट्रिंग। तो मैं पास किया इंटीजर, आना क्या चाहिए? स्ट्रिंग। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? अभी इसमें क्या नहीं समझा हो बताओ। अब जब तुम लोग ऐसा कहीं कोड लिख दोगे ना किसी के सामने तो वो 10 बार सोचे क्या लिखा है। ठीक है, समझा ये क्या क्या? पेज लिंक्स, HTML, पेज इन्फो, फंक्शन। अब देखो क्या किया उसने आगे, क्या कर रहा है? स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों लेते हैं हम लोग? स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर किसको मालूम है? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल स्ट्रिंग एंड इम्यूटेबल स्ट्रिंग, म्यूटेबल स्ट्रिंग एंड इम्यूटेबल स्ट्रिंग। तो पानी नहीं लेना है? पानी लेके आऊँगा, बहुत प्यास लगी। प्यास के लिए नहीं यार, इसको पूछने के लिए। उधर है क्या?